17th सेंचुरी जब इंडिया 25 से 30% शेयर करता था वर्ल्ड जीडीपी का, इंडिया इस समय का वेल्दीएस्ट नेशन बन चुका था। और साल 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय इंडिया की जीडीपी लेस देन 2% रह गई। तो आखिर ऐसा क्या ही कर दिया ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। अराउंड 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ब्रिटिशर्स ने अपने 90 साल के ब्रिटिश रूल में इंडिया से चुराए। ये अमाउंट आज की ब्रिटेन की जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा है। कई यूएस हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को भारत में ग्रेटेस्ट क्राइम इन ऑल हिस्ट्री कहा, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट आखिर दिया क्यों गया, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। It's a bit rich to oppress, enslave, kill, torture, maim people for 200 years and then celebrate the fact that they're democratic at the end of it. It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. Railways and roads were really built to serve British interests and not those of the local people. No wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया पे अपना रूल सेटअप किया और किस तरीके से उसने एग्जिस्टिंग रूलर्स को एलिमिनेट करके अपना रूल सेट किया, वो हम अपने किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम इतना जान लेते हैं कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ मुगल रूल के एंड होते ही। वैसे अगर आपको मुगल रूल की हिस्ट्री का वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी जो है आप देख सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट उस पार्ट पर जंप करते हैं जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसबैंड किया और ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ। उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से देश आते थे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो उस समय ब्रिटिश का रूल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जिसके अंदर आते थे प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार। उस समय इंडिया का ट्रेड सिस्टम बहुत डेवलप्ड था और इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड किया करती थी। इंडिया के मेनली 3 टाइप के ट्रेड थे। पहला था टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अंदर हाई क्वालिटी फैब्रिक्स जैसे कि मसलिन, सिल्क और कॉटन, ये सब आता था। और हैंडीक्राफ्ट्स में पॉटरी, ज्वेलरी, मेटल वर्क, ये सब आता था। इंडिया का दूसरा मेन ट्रेड था माइनिंग एंड मिनरल्स का। इसके अंदर प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आता था। और तीसरा मेन ट्रेड जो इंडिया का था वो था स्पाइसेस का, जिसके अंदर आते थे न्यूमरस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन एटसेट्रा। ये सारा ट्रेड मेनली होता था शिप्स के थ्रू, जो कि इंडिया के अलग अलग पोर्ट से निकलते थे। ये अलग अलग पोर्ट्स थे प्रेजेंट डे कोलकाता, ढाका, सूरत, कोची, गोवा एटसेट्रा। अब हम चलते हैं साल 1857 में, जब ऑफिशियली इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी का एक पार्ट बन चुका था। और अब इस समय ब्रिटिशर्स को ले जाना था इंडिया के ही रिसोर्सेज, इंडिया की ही वेल्थ अपने कंट्री ब्रिटेन फॉर इट्स सेल्फ डेवलपमेंट। अब हम यहाँ से समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया से उसका सारा पैसा निकाला। सबसे पहले ब्रिटिश ने इंडिया की ही इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करना स्टार्ट किया, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज चल रही थी उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। शिप्स जो कि ट्रेड करती थी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि इंडिया का इंटरनेशनल कनेक्शन टूट जाए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया इंडिया में हैवी टैक्स। अब जो टैक्स इंडियंस भरते थे, असल में उसी टैक्स के पैसे को यूज करके ब्रिटिशर्स इंडियन गुड को खरीदा करते थे, यानी कि हमसे ही पैसे लेकर ब्रिटिशर्स हमें ही पे करते थे हमारे ही सामान को खरीदने के लिए। अब ये सामान कुछ ब्रिटेन में भेजा जाता था उसके डेवलपमेंट के लिए, और बाकी का कुछ पार्ट यूरोप और एशिया में ट्रेड कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स बाकी के बचे हुए सामान को 100 टाइम्स ओरिजिनल प्राइस से बेचना स्टार्ट करने लगे। इसके अलावा ब्रिटिश रूल इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स करता था ताकि वो दूसरे किसी ट्रेडर से ट्रेड ना करवाएं और सिर्फ इंडियन ट्रेडर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में ही ट्रेड हो सके। यहाँ पे भी इंडियन ट्रेडर्स का जो सामान था उसकी भी प्राइस ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे। ब्रिटिश ऑलरेडी इंडिया की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुका था और जो भी वीवर्स और वर्कर्स थे उन्हें फोर्स करती थी सिर्फ उसी की कल्टीवेशन करने के लिए, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें जो वर्कर उनसे अग्री नहीं करते थे, उनके अंगूठे ब्रिटिशर्स काट दिया करते थे। इसके बाद इन्होंने एक और अलग तरीका ढूंढा इंडिया से और पैसे निकलवाने का। इन्होंने स्पेशल पेपर करेंसी इशू किए, यानी अगर किसी भी देश को इंडिया से ट्रेड करना होता था तो उन्हें वो स्पेशल करेंसी बिल्स खरीदने पड़ते।
वो बिल्स ट्रेडर्स को मिलते थे लंदन में और उनका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर सिल्वर। उन करेंसी बिल्स को लेके इंडिया में एक्सचेंज किया जाता था सामान के बदले, लेकिन उन बिल्स की इंडियन मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं थी। तब इंडिया में बस ट्रेड होता था रुपीस में, तो इन बिल्स की वैल्यू भी ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे और वहां से भी प्रॉपर प्रॉफिट निकाला जाता था। कई बार तो वर्कर्स को इतना कम पे किया जाता था कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं निकाल पाते थे। इतने बड़े स्कैम की वजह से इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे फेमाइन यानी भुखमरी फैली, जिसमें मोर देन 85 मिलियन लोग मारे गए। और ये काउंट किसी भी वॉर, कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए जूस, इन सब से कई कई ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम में से किसी को भी इन सब के बारे में अच्छे से नहीं पता। आज भी लोग ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर कि ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवेज को स्टार्ट किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक रेलवे कनेक्शन सफिशिएंट है इसे छुपाने के लिए कि ब्रिटिशर्स ने ना केवल 45 ट्रिलियन US डॉलर्स इंडिया से लूटे या फिर इंडिया के रिसोर्सेज पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए, बल्कि हमारे ही देश में रहकर इतने बड़े अमाउंट में मास डेथ्स करवाई। दोस्तों, इस तरीके से ब्रिटिश रूल ने इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर भी आज आज़ादी के 75 साल बाद भी इंडिया ने उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है GDP की रेस में। तो दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।